स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने हेनरी नियम को डिस्कस किया था ना, ठीक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था हेनरीज नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरीज लॉज, ठीक है। तो इसमें आपको बेटा दो चीज़ें बताई थी। एक तो डायरेक्टली बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी विलेयता होती है सीधे सीधे दाब के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा दाब रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी विलेयता आएगी, है ना। और इसी में सेकंड बात बताई थी कि जो आंशिक वाष्प होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल अंश के, ठीक है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X, है ना, यही रहता है रिलेशन। और यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाया था हमने तो इक्वल लगा दिया था और कांस्टेंट यूज किया था KH X, और ये KH ही क्या था बेटा, हेनरी स्थिरांक, है ना, या नियतांक बोल लो उसको, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि पता चल, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कहीं यूनिवर्सल होते हैं, इसका मतलब होता है सार्वत्रिक नियतांक का मतलब सभी जगह एक सी वैल्यू लेनी होती है उसकी। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल नियतांक नहीं है। इसकी वैल्यू होती है वो विलेय पर निर्भर करेगी, जो गैस होगी ना एग्जैक्टली उस गैस पर निर्भर करेगी KH का मान, है ना। गैसें अलग अलग हो सकती है, उसके लिए KH का मान अलग अलग होगा। दूसरा मान मतलब एक तो निर्भर करेगी गैस की प्रकृति पर, ठीक है, एक तो निर्भर करेगी गैस की प्रकृति पर, साथ ही साथ इसका मान दूसरा किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। और ताप के साथ हमने डायरेक्टली रिलेशन पढ़ा था, KH का प्रोपोर्शनल होता है। ताप का मान जैसे जैसे बढ़ेगा KH का मान भी बढ़ता है। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना, ठीक है। अब हम आज के क्लास में ये जो हेनरी नियम है इसके अनुप्रयोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, है ना। देखो बेटा, मुख्य रूप से इसके तीन अनुप्रयोग हैं। तीनों को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे। हम पहले समझ लेते हैं सारे अनुप्रयोगों को ना। हेनरी नियम में तो ये पढ़ा था बेटा, देखो कुल मिला के बात ये समझ में आई थी, दाब बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है, दाब घटता है तो विलेयता घटती है ना। बाकी एक वाष्प दाब को हमने मोल अंश के रूप में भी देखा था, जो इसका मैथमेटिकल रूप बताता है, यानी कि P = KH X, ये इसका गणितीय रूप है ना। बाकी तो दाब के समानुपाती होती है विलेयता, क्लियर हुआ, है ना। जितना ज़्यादा दाब उतनी ज़्यादा विलेयता, जितना कम दाब उतनी कम विलेयता, क्लियर हुआ ना, ठीक। तो ये दोनों ही रूप इसी के थे, एक तो विलेयता से रिलेट कर दिया और दूसरा हमने मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेट किया था, जहाँ से इसका फॉर्मूला निकल गया था P = KH X। ओके, अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग में आते हैं ना, इसका सबसे पहला अनुप्रयोग आता है जो आपने सुना होगा, सोडा वाटर, है ना। और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक यानी शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ हिंदी में इसको बोलते हैं ना, बाकी इंग्लिश में तो इसको सोडा वाटर ही बोलते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है। इनके अंदर यूज होता है सबसे पहली बात। अब कैसे कैसे होते हैं बेटा, ध्यान से सुनते चलना आप, है ना। देखो इनके अंदर बात करें किस तरीके से हम इनको यूज करना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ध्यान से सुनना, है ना। भाई आपने देखा होगा कि सोडा वाटर क्या होता है एग्जैक्टली, सोडा वाटर होता है क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है बेटा, एक तो होता है H2O जल, और दूसरा इसके अंदर भरी जाती है बेटा CO2 गैस। इसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2।
CO2 को जल के साथ में विलय कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सोडा वाटर, है ना। सोडा वाटर एग्जैक्टली है क्या, वाटर ही है और उसके अंदर CO2 डिजोल्व है, सही है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल देखा होगा बोतल सी आती है 20 रुपए की आ जाती है, छोटी सी बोतल देखोगे आप सोडा वाटर की, है ना, उसमें कुछ नहीं बेटा, पानी जैसे ही होता है, बस CO2 डिजोल्व होती है। अगर आप उसको ओपन करके रख दोगे थोड़ी देर तो वो पानी जैसे टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में CO2 रिलीज हो जाएगी, तो फिर वो पानी और वो पियो एक बात ही है ना, और वो एंड टू एंड लेते तो CO2 गैस मिलेगी आपको और कुछ नहीं उसमें। दूसरा आता है बेटा शीतल पेय पदार्थ, यानी कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, एक तो वाटर ही होता है मेन तो, है ना। कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ वहाँ पे, ठीक है, वो तो हमारा टेस्ट होता है अलग अलग, उसके अंदर एक होती है बेटा CO2 गैस डिजोल्व और इसके साथ में कुछ फ्लेवर होते हैं, है ना, जो शुगर वगैरह ऐड करके उसमें डाल देते हैं जिससे वो मीठी भी लगती है, ठीक है, और उसके अलावा जो फ्लेवर होता है उससे उसका रंग भी मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट और मीठापन के लिए वो सारी चीज़ें एडिट कर देते हैं ना, तो उस चीज़ को अपन बात नहीं कर रहे। मेन कंटेंट है इसमें भी क्या होता है बेटा, H2O प्लस CO2 प्लस वो रंग वगैरह देने के लिए उसमें कुछ फ्लेवर डाल देते हैं और उसके अलावा शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं जो उसका मीठापन देते हैं। अब देखो ये होता है इनकी बात भाई, इनको जब कभी भी इसके अंदर है ना H2O के साथ में CO2 भरी जाती है ना, ये हमेशा हाई प्रेशर पे भरी जाती है ना, ये जब भरी जाती है तो ये उच्च दाब पर भरी जाती है, उच्च दाब पर ही CO2 को इनके अंदर ऐड किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो क्या होता है, जैसे अब पानी के अंदर सिंपल CO2 मिक्स करी, हम जानते हैं बेटा दाब जितना ज़्यादा होगा विलेयता उतनी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस पर ताकि CO2 जा कर के जल में विलय हो जाए। भाई जितना ज़्यादा दाब रहेगा CO2 की जल के अंदर उतनी ज़्यादा विलेयता आएगी, समझ गए, है ना। तो CO2 ज़्यादा से ज़्यादा H2O के अंदर कब विलय होगी, जब प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए इसको उच्च दाब पर भरा जाता है। अब इसकी कहानी सुनो, देखो जब आप क्या करते हो, बोतल को ओपन करते हो, है ना, जैसे आपने उसका ढक्कन ओपन किया तो उससे क्या हुआ, उसके ऊपर जो दाब लगाया गया था ना, प्रेशर से भरी गई थी अप्लाई ना, भाई कुछ गैस डाल के उसको प्रेशर से भर दी गई, तो वो क्या होती है, वो रिलीज होती है। इसका मतलब उसका जो दाब है ना पहले की तुलना में कम हो गया, क्योंकि अब नॉर्मल वायुमंडल के कॉन्टेक्ट में आ गई। अच्छा, हमने पढ़ा दाब बढ़ता है तो विलेयता ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ढक्कन खोला तो दाब क्या हो जाएगा, वापस कम, तो फिर विलेयता क्या हो जाएगी, कम। विलेयता कम होगी तो जो CO2 उसके अंदर डिजोल्व थी ना पूरी बोतल के अंदर, ठीक है भाई, ये मान लो अपनी CO2 की ऐसी कुछ तरीके की बोतल है भैया ना, ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर जो भी आपके पास में पहले CO2 डिजोल्व थी ना, अब वो निकल के बाहर जाएगी, सही है ना, अब वो निकल के बाहर जाएगी। क्यों, ये मान लो CO2 के पार्टिकल थे, जैसे हमने ओपन किया तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी क्योंकि ऊपर से दाब हट गया, है ना, इसकी विलेयता इसमें कम हो गई, वो इसमें रुक नहीं पाएगी, अब नहीं रुकेगी तो बाहर निकलेगी, ठीक है, तो यही केस है। अच्छा, दूसरा केस आपने सुना होगा कि इसको जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम से हिला के फिर ढक्कन खोला जाता है, तब क्या होता है, एकदम प्रेशर के साथ में पूरी पूरी बाहर निकलती, फैल जाती है इसमें से। ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है उस कंडीशन पे बेटा, जब आप इसको बहुत जोर से शेक करते हो ना, हिलाते हो, तो इसके अंदर जो CO2 वो इसके अंदर पूरी विलय हो गई, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, दाब लगेगा, दाब बढ़ रहा है उसका, है ना, तो हाईली प्रेशर पे उच्च दाब पर क्या होता है, वो CO2 पूरी पूरी इसमें विलय हो गई। अब आपने किया उसको ओपन, है ना, अब आपने ओपन किया तो क्या हुआ, पहले दाब बढ़ गया था, अब जैसे ढक्कन ओपन किया क्या हुआ, दाब वापस कम हो गया। दाब कम होगा तो CO2 की विलयता फिर कम होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा विलय हो गई थी कि वो CO2 जब तेज़ी से बाहर निकलती है ना, तो साथ में अपने साथ जैसे बाहर निकलेगी ना, तो इनके पार्टिकल को भी लेकर के निकलती रहती है भाई, बीच में जो भी आएगा उसको सबको लेके हुए जाती है वो CO2, इतनी तेज़ी से बाहर निकलती है, तो उनके साथ साथ इसी में से जो था ना वो भी बाहर निकलने लगता है ना भाई। उसका जो दाब होता है ना बेटा, दाब कम हो गया, जैसे ढक्कन खोला तो CO2 बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी। अब CO2 को जगह मिलेगी नहीं क्योंकि वो लिक्विड पड़ा हुआ है उसके ऊपर, है ना, तो उसको साथ में लेके हुए निकलती है वो, इसलिए वो साथ में फैल जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या आता है, जब हम उसको बिना हिलाए खोलते हैं तो वो फैलती नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है उस पर फिर, है ना, आप हैंड टू हैंड उसको हिलाओ फिर उसके बाद खोलो तो वो फैलने के पूरी फैलेगी। और नहीं करोगे ऐसा तो तब क्या होगा, तब आराम से केवल गैस धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। रीजन, तब इतना हाईली प्रेशर नहीं था उस पर और वो आराम से CO2 थी धीरे धीरे निकल गई थी, लेकिन हिलाने के बाद प्रेशर ज़्यादा तो विलेयता ज़्यादा हो गई, तो वो जाके पूरी घुल गई और जैसे ही खोला आपने फिर वो तेज़ी से बाहर निकली, तो साथ में उस द्रव को भी लेकर निकल गई बाहर, है ना। तो ये केस होता है इसमें, लेकिन बस हमें इतना सा ध्यान रखना है
कि सोडा वाटर शीतल पेय पदार्थ है ना, इनमें जब CO2 गैस भरी जाती है ना, वो हमेशा उच्च दाब पर भरी जाती है ताकि CO2 H2 के अंदर अच्छे से विलय हो जाए। क्लियर होगी बात? जितना ज़्यादा भाई दाब लगाओगे उतनी ज़्यादा इसकी विलयता होगी। ये फर्स्ट पॉइंट था, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, कोई खास है नहीं। ठीक है, और समझ में आ गई ना? ठीक है, दूसरी बात आती है बेटा गोताखोरों की बात कर रहे हैं हम। गोताखोर जानते हो क्या होता है? क्या होते हैं? हाँ, पानी में फिरते ना, पानी तैरने वाले तो स्विमर्स होते हैं ना, तैराक बोलते हैं उनको तो। लेकिन जो पानी के तल पे जाते हैं ना, वो गोताखोर रहते हैं ना। जैसे अब इसको ऐसे समझो बेटा, ये तो हो गया अपना है ना लेवल ऑफ वाटर, समुद्र की सतह है ना, और ये रहा पूरा का पूरा समुद्र। अच्छा, पानी भर देते हैं, काफ़ी सारा है। हाँ भैया ना, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें स्विमर्स को भी लेके आए। ठीक, देखो बेटा, अभी स्टार्टिंग में बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक, स्विमर्स ऐसा ही है भैया ना। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है भाई, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? ऊपर जो वायुमंडल रहेगा उसकी वजह से। भाई इतना इतना वायुमंडल है ना, तो वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर बात? वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर जितना इसके सर के ऊपर लग रहा है, समझ जाना अपने ऊपर जो भी है सारा वायुमंडल है वो अपने ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो उस वायुमंडलीय दाब की वजह से ये नॉर्मल जो भी सांस वास ले रहा है ना यहाँ पर, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही से चल रहा है भाई। इतने की अपन को हैबिट है, कोई परेशानी नहीं है ना, नॉर्मली रहते हैं इसमें। अब क्या होगा, बंदा जैसे जैसे नीचे जाएगा भाई, ये पहुंच गया यहाँ से उठ करके इस जगह। अब उस जगह क्या होगा इस जगह क्या होगा बेटा कि वायुमंडल तो अभी भी ऊपर का उतना ही है, उसके अलावा इतना पानी इसके ऊपर और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब वायुमंडल का प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस पानी का जितना उसके ऊपर है। अब वो जितना नीचे जाएगा उतना दाब, इसका पानी का लेवल बढ़ता जाएगा उसके ऊपर, और इसकी वजह से भी भाई कोई भी चीज़ अपने ऊपर रखी हो तो उसका प्रेशर तो लगेगा ही अपने ऊपर। तो मतलब ये पूरा जो पानी का लेवल है ना इतना, ये इसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगाएगा। कुल मिला के बात हुई, जैसे जैसे गोताखोर होते हैं ना, ये समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? प्रेशर है ना, जो दाब है वो बढ़ता जाता है। जब पानी की सतह पर थे ऊपरी ऊपर तो केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो पानी की वजह से प्लस वायुमंडलीय दोनों को मिलाकर के दाब का मान बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात है ना? तो गोताखोर जैसे जैसे नीचे जाएगा उसके ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब प्लस जल की वजह से लगने वाला दाब दोनों होता है, यानी कि दाब कुल मिला के बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात? अब दाब बढ़ी है इसका। अच्छा, दाब बढ़ने पर क्या होता है बेटा? विलेयता। दाब बढ़ने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है ना? तो किसकी विलेयता बढ़ती है? देखो कि नॉर्मली क्या होता है ना, हम जब वायुमंडल से श्वास लेते हैं है ना, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है जो हमारे श्वास के काम में आती है बेटा? देखो मुख्य रूप से कंटेंट में देखें आप, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बाकी छोटी मोटी और बहुत सारी होती है ना भाई। पूरा कंटेंट पता है आपको वायुमंडल कैसा, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो हम दो ही पार्ट देख रहे हैं ना भाई। 78 पॉइंट कुछ होती है और 20.95 यानी 21 के अप्रोक्स ये होती है ऑक्सीजन। 1% में बाकी एक्स्ट्रा कुछ और आ जाता है ना। ठीक है, तो ये मिलाकर के मेन गैस है तो यही है, श्वास में हम लेते हैं जब यही गैसें आती है। पर नाइट्रोजन का काम क्या है अपने अंदर? क्या नाइट्रोजन श्वास की प्रक्रिया में कहीं काम में आ रही है? क्या नहीं आ रही है। और ऐसा कोई छलने वाला सिस्टम भी नहीं है कि नाइट्रोजन को यहीं रोक देता हो, नहीं। जब हम श्वास लेते हैं तो पूरा जिस कंटेंट में से ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन तू अंदर आ जा, नाइट्रोजन तू बाहर निकल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पूरी गैस आती है, पूरी गैस जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पूरे को इसने श्वास में ली होगी, ठीक, नाइट्रोजन भी जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगी। हाँ ये है, अब बॉडी के अंदर जब गैस गई उसमें से जो ऑक्सीजन थी ना, वो जा करके आपको पता है ना ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है भाई, C6H12O6 यहाँ जा करके ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है, H2O बनता है, CO2 गैस बन जाती है, प्लस ऊर्जा मिलती है। यही होता है ना। अरे ऑक्सीजन की जब इसके साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है ना, तो एक तो CO2 गैस बन जाती है, प्लस कुछ बनता है H2O, और प्लस और क्या बन जाती है? ऊर्जा। एनर्जी तो हमारे शरीर में काम आ ही जाती है। ऐसा थोड़ी हमने खाया वही हमें एनर्जी देगा,
अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन शरीर में जाएगी नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो ऐसी हो जाएगी, पूरे आदमी वहीं मर जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होता है बेटा, ये तो मेन कंटेंट है इसका। एनर्जी बनाने का काम भी भाई अकेली ग्लूकोज नहीं कर रही, ठीक है, ये ऑक्सीजन भी कर रही, दोनों मिलकर के तो बनाती थी। ये तो छोटी क्लासों में आपने रिएक्शन पढ़ ली होगी ना, 10th क्लास वगैरह में, है ना, ठीक है। नहीं भी याद है तो सुन लेना भाई, ग्लूकोज है वो जो हमने खाया पिया उसके अंदर ग्लूकोज आई, है ना, ठीक है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस हमने श्वास में ली, दोनों जा करके रिएक्ट करेंगे तो कार्बन से CO2 बन जाएगी, हाइड्रोजन से H2 बन जाएगा, ऑक्सीजन इसमें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगी, एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी के लिए काम में आ रही है। लेकिन अब क्या हुआ, H2 तो फिर भी काम में आ जाता है, H2 तो बॉडी के अंदर काम में आ जाएगा, लेकिन जो CO2 बची ना, ये हमारे बॉडी के लिए बेकार है। फिर हम जब श्वास छोड़ते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस आई थी बेटा वो तो वापस जाएगी उसी रास्ते से, उसका कोई यूज नहीं है, वो कहीं रिएक्ट नहीं करी, ऐसे वो अक्रिय है वैसे ही नाइट्रोजन तो वो तो उसी रेशो में निकल जाएगी जिस रेशो में वो आई थी ना, उतनी चली जाएगी वापस। और उसके साथ में ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस निकलेगी, CO2 जाएगी, है ना। तो पहले जब ऑक्सीजन आई थी, अब जाते टाइम क्या होगी, नाइट्रोजन तो जाएगी प्लस और कौन सी निकलेगी, CO2 जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे श्वसन की प्रक्रिया का थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका था, क्या हो रहा है, समझ में आई बात, है ना। लेकिन अब बंदा पहुंच गया नीचे, नीचे जाने पर विलेयता क्या होती है, ज़्यादा, नीचे जाने पर विलेयता क्या होगी, ज़्यादा। अगर मान लो जो प्रोसेस यहाँ अपना रहा था वही सेम यहाँ अपनाए सपोज, तो क्या होगा बेटा, वही ऐसे कि ऐसे नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन इसकी विलेयता इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब नीचे गया तो वायुमंडलीय दाब प्लस वाटर की वजह से लगने वाला दाब दोनों ऐड होगा, मतलब कुल मिला के बात है इसके ऊपर लगने वाला दाब बढ़ गया। जब दाब इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो जो गैस इसने ली होगी उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। तो ये गैस वगैरह है ना, ये ब्लड वेसल्स के अंदर, ये जो रक्त की वाहिनियाँ वगैरह बोलते हैं इसको, रुधिका है ना, इनके अंदर जा कर के मिक्स हो जाती है भाई, विलय होगी पूरी ब्लड के साथ में, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस दोनों। अच्छा, अब बंदा भाई अभी तो बस यहीं है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है इसको, अब लेकिन ऐसे थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी गुजारेगा, यहाँ ऊपर भी आना है इसको वापस। अब जैसे ऊपर आएगा तो जो प्रेशर पहले था ना, जो ज़्यादा हो गया था, वो वापस क्या होगा, ऊपर आने पर कम होगा, है ना भाई। जब नीचे गया था तो दाब बढ़ता गया, ऊपर आएगा तो दाब घटता जाएगा, कम होता जाएगा। अब क्या है बेटा, जो गैस इसके अंदर गई थी उनकी विलेयता बड़ी थी, जब वो ऊपर आएगा ना तो वो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी, वो वापस से विलेयता क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला दाब भी कम होता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, वही अभी जो पहले बोतल वाली बात थी ना, बोतल में प्रेशर ज़्यादा किया था, फिर ढक्कन खोला था, तब क्या होता है, अचानक से गैस तेजी से बाहर निकलती है ना, साथ में जो द्रव आया था उसको भी लेके जाती है। सेम सिचुएशन यहाँ जनरेट होती है कि भाई ये जो गैस वगैरह जा करके रक्त में विलय हो गई थी ना, वो फिर बाहर जैसे ऊपर जाएगा दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो इनकी विलेयता भी कम होगी, तो ये तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, है ना। तो वो ब्लड वगैरह की जो वेसल्स है ना, इसमें थोड़ा सा क्लोटिंग का भी काम कर सकती है, मतलब यहाँ रोकने का काम कर सकती है, बहुत तेजी से निकलेगी, फ्लो होगी, है ना। और नाक वगैरह से खून वगैरह, मतलब ये छोटे मोटे हो सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। और ज़्यादा क्या है बेटा, ये मेन तो है ना, क्या करती है, एक बीमारी होती है, आपने सुना हो एनोक्सिया, एनोक्सिया नाम सुना है क्या, ठीक है, एनोक्सिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुना था ना। मतलब इसमें क्या होता है ना कि भाई ठीक है, एक एनोक्सिया और एक बैंड है, बैंड अगले में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, दोनों को देखेंगे ना। तो एनोक्सिया जैसी इस बीमारी है बेटा, जिसके इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है ना, इसमें कुछ नहीं है, वो ये अपने भाई ब्लड सर्कुलेशन के लेकर दिक्कत हो जाती है आदमी को, मतलब नाक वगैरह से खून भी निकल सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम रही, ज़्यादा लगातार कंटिन्यूटी में ऐसे रहा हो तो उसको बहुत दिक्कतें हो सकती है। कुल मिला के बात है, अब ये इससे बचने के लिए क्या करता है, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं ना ये, है ना, उसके अंदर केवल और केवल ये गैसें नहीं होती, मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ वो एक गैस और एक्स्ट्रा मिला देते हैं, और वो होती है हीलियम, है ना। हीलियम को अलग से मिलाते हैं। अब हीलियम मिलाने से क्या होता है, हीलियम मिलाने से इनको ये फायदा होता है, हीलियम खुद होती है अक्रिय गैस। हीलियम कैसी गैस है, अक्रिय, तो ये क्या करती है, क्रियाशीलता को कम करती है। मतलब ये जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस थी वो जाके विलय हो रही थी ना, उसकी विलयता को रोकने का काम करती है।
है ना भाई। नॉर्मली केस में हम इस मिश्रण को यूज नहीं करेंगे, ये मिश्रण जब यूज करेंगे जब नीचे जाएंगे, ताकि दाब ऊपर बढ़ रहा है तो फिर उस हीलियम वाले मिश्रण का यूज कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं सिलेंडर को लेके यहाँ घूम रहे हैं ना, तो उनके द्वारा जो यूज किया जाता है उसमें हीलियम गैस मिक्स कर दी जाती है, जो इनकी विलेयता को रक्त के अंदर कम कर देती है, ताकि वो दिक्कत नहीं आए कि ऊपर आने पर फिर वापस वो तेजी से बाहर निकलने लगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात है भाई, ये पूछा जाता है कि इनके द्वारा सिलेंडर जो होते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम होते हैं। हीलियम क्यों यूज लेते हैं? ये गैसों की विलेयता, रक्त के अंदर विलेयता को क्या कर देता है? कम। हीलियम खुद अक्रिय गैस है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो गैसें होती है इनकी रक्त में विलेयता को कम कर देता है, ताकि उच्च दाब पर इनकी विलेयता कमी हो, उतनी इतना बढ़ नहीं जाए कि बाहर निकलने पे वो फिर तेजी से निकलने लगे। ये गोताखोरों का है, डाइवर्स का काम है ना। और एक और आता है बेटा, जो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी वाले, है ना। पहाड़ी वाले बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब उनकी बात करें बेटा, तो देखो तीसरा जो पॉइंट आता है ना, क्या बोलते हैं उनको? अरे क्लाइंबर्स बोलते हैं ना, जो चढ़ाई करते हैं। पर्वतारोही, है ना, पर्वतारोही क्लाइंबर्स है ना, जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना। ठीक है, देखो क्लाइंबर्स की बात करें, पर्वतारोही की ना, ये क्या करते हैं बेटा? इनका सिस्टम कुछ ऐसा रहता है। ठीक है भाई, बंदा पहले तो ये सतह पर है, यहाँ इसके ऊपर इतना वायुमंडल है, इसकी वजह से दाब लग रहा है, सही है। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, मान लो यहाँ पहुँच गया, तो अब वायुमंडल कम हो गया। कुल मिला के बात है, जैसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ेगा तो लगने वाला दाब भी कम होता जाएगा, यही हो रहा है ना बात। ठीक है, जैसे जैसे पहाड़ी पे ऊंचाई पे जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, इनके ऊपर जो लगेगा ना दाब, वो दाब भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अच्छा, अभी दाब ज़्यादा है, ऊपर जाने पर दाब कम हो रहा है, हमें पता है दाब कम होगा तो विलेयता भी कम होगी। मतलब कुल मिला के बात है, बंदा यहाँ बैठा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जो श्वास ले रहा है ना ये ओपनली, उसकी गैसों की विलेयता रक्त में जाके कम हो जाएगी। भाई यहाँ नॉर्मल केस में हम यहाँ रह रहे हैं अभी धरातल पे, है ना, ठीक है, सरफेस पे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ेगा लगने वाला दाब कम हो जाएगा। दाब कम तो विलेयता भी कम, तो जो ऑक्सीजन वगैरह गैस ले रहा है उसकी विलेयता कम होगी। अरे जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाके डिजोल्व कम होगी, विलय कम होगी, तो शरीर में एनर्जी कम बनेगी, है ना, उस बंदे को जल्दी थकान होगी। ठीक है, और उससे अगर लगातार कोई इस कांटेक्ट में रहता है तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है ना, मतलब दिमागी रूप से थोड़ा सा विकार आ जाता है। ठीक है, वो बंदा जो लगातार कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि एक बार जाके आ गया और दिमाग कमजोर हो गया। ठीक है, वो लगातार जैसे रहता है ना, तो उसके लिए बता रहे अपन। ठीक है, तो वैसा रहता है इनके साथ में, तो ये इनका भी बात समझ में आगे होगी आपको ना। इसमें जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं बैंड, मतलब ये जो बीमारी होती है ना जिससे इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है ना। ठीक है, ये बैंड वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बेटा, सोडा वाटर गोताखोर में लिए बीमारी जो बताई थी कौन सी? एनोक्सिया बताई थी, और पर्वतारोही के लिए बताइए बैंड, है ना। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब करना स्टार्ट करते हैं इसको। हेडिंग तो डाल लो आप, हेनरी नियम के अनुप्रयोग लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा, सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थ में सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थ में लिखिए भाई, इसमें सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में, सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस को उच्च दाब पर विलय किया जाता है, उच्च दाब पर भरा जाता है, ऐसे लिख दो ना, उच्च दाब पर भरा जाता है, जिससे इनकी विलेयता बढ़ जाती है। जिससे इनकी विलेयता बढ़ जाती है।
वैसे पता होगा सोडा वाटर का मतलब क्या होता है, H2O प्लस CO2 गैस होती है ना, ठीक है। नहीं पता तो सोडा वाटर बराबर लिख दो H2O प्लस CO2, सोडा वाटर नीचे अलग से लिख दो, सोडा वाटर बराबर H2O प्लस CO2। क्या क्या होता है इसमें, H2O प्लस CO2, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, गोताखोरों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा लिखो इसमें, जब गोताखोर धरातल पर उपस्थित होता है, धरातल पर उपस्थित होता है, तो इसके ऊपर लगने वाला दाब, केवल वायुमंडलीय दाब होता है, केवल वायुमंडलीय दाब होता है। जैसे जैसे गहराई में जाता है, जैसे जैसे ये गहराई में जाता है, तो इसके ऊपर लगने वाला दाब बढ़ता जाता है, इसके ऊपर लगने वाला दाब बढ़ता जाता है, जिससे वातावरणीय गैसों की विलेयता रक्त में बढ़ जाती है। नीचे गया, दाब बढ़ा तो विलेयता बढ़ेगी, है ना, रक्त में। हाँ खून, अरे श्वास लेगा तो बेटा ब्लड गैस से अंदर ही जाएगी, तो रक्त में विलय होगा, और कहाँ होगा ना। खून मत बोला क्या, खून अपने थोड़ी लेते हैं यार काम, रक्त लेते हैं अपनी। खून का मतलब तो कानूनी रूप से, उसने उसका मर्डर कर दिया तो बोलो खून कर दिया उसका, अपन खून लेंगे, रक्त बोलते हैं उसका ना, रक्त कर दिया ऐसे थोड़ी सुना है कहीं, खून कर दिया जब तो खूब सुना होगा ना, तो वो तो अलग मतलब है ना, रक्त बोल लिया कर, है ना, ब्लड बोल लिया कर, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, लाइन क्या लिखी थी तुमने, खून के चक्कर में भुला दिया, क्या लाइन लिखी लास्ट में, रक्त में विलेयता बढ़ गई। अब गोताखोर को ऊपर बुला लेते वापस, है ना, तो लिखो इसके आगे, अब जब गोताखोर वापस समुद्र में ऊपर की ओर आता है, समुद्र की ओर ऊपर आता है, तो घुली हुई गैसें मुक्त होती है, घुली हुई गैसें मुक्त होती है। अरे जो गैसें घुल गई थी पहले, अब वो बाहर निकलेगी, घुली हुई गैसें मुक्त होती है, इससे हमारी रक्त वाहिनियों में नाइट्रोजन के बुलबुलों का निर्माण होता है। भाई नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है,
वो विलय हुई थी वो बाहर निकल रही है, वही उत्पन्न करती है ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम काम में ले लेते हैं, मेन दिक्कत वही करी ना, नाइट्रोजन के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो भाई, ये आपकी नसें थी और इस नसों में वो बुलबुले बन गए नाइट्रोजन के, इस तरीके से मान लो ये बुलबुला सा बन गया, तो जो ब्लड ये चल रहा जा रहा ब्लॉक हो जाएगा। अरे बुलबुले बन गए तो क्या करेंगे, रक्त को रोक देंगे यहीं। अब रक्त रुक जाएगा तो समझ लो अब आप सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो एनर्जी की पूर्ति हो रही है। कभी नॉर्मली जैसे आप कहीं बैठ जाते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे हाथ पैरों में भी क्या होता है, ऐसे बोल देते पैर सो गया, पैर सो गया मतलब क्या है बेटा भाई, उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हुआ होगा ब्लड का, जिससे क्या हुआ उसके अंदर एनर्जी का निर्माण नहीं हुआ, और वो इलेक्ट्रिक एसिड वगैरह होता है, वो आपने देखा होगा ऑक्सीजन की आपूर्ति की वजह से ना भाई, कम आपूर्ति होती है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक एसिड वगैरह बन जाता है, जिससे क्या झन्नाट सी महसूस होती है, हम बोल देते हैं है ना, क्रैम्प्स व्रैम्प्स भी बोलते हैं उसी को, वैसे नॉर्मली बोल देते हैं पैर सो गया मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं हुआ तो वो अचानक से काम नहीं करता, फिर थोड़े टाइम बाद उसको थोड़ा आप खड़े हो जाओ हल्का सा 2-5 मिनट बाद देखोगे आप नॉर्मल हो जाता है वापस, क्योंकि वापस सर्कुलेशन सही तरीके से चलने लग जाता है ना। या फिर वैसे देख लो, आप हाथ को पकड़ के बैठ जाओ तो आपने आगे का हाथ देखोगे शून्य सा हो जाएगा थोड़ा सा ना, टाइट पकड़ लोगे तो वो भी क्या, क्योंकि हमने क्या किया, ब्लड को रोक दिया, वहीं ब्लड को रोक दिया तो क्या हुआ, आगे में ब्लड का फ्लो नहीं हुआ, तो वो क्या वही बात होगी पहले जैसे ना, ठीक है। तो इनके साथ गोताखोर के साथ में भी क्या हुआ, नाइट्रोजन के बुलबुले उत्पन्न हो गए। तो आगे लिखो, तथा इस कारण पीड़ादायक संवेदना अवरोध कहलाती है। पीड़ादायक संवेदना अवरोध कहलाती, मतलब अवरोध का मतलब समझ गए, ब्लॉक हो रही है ना, जिससे बहुत सारी पीड़ाएं होती है ना, मतलब शरीर को परेशानी होती है ना, जिसे एनोक्सिया, अंडरलाइन कर लेना बेटा ना, जिसे एनोक्सिया कहते हैं, जिसे एनोक्सिया कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। अतः नाइट्रोजन के बुलबुले हटाने के लिए नाइट्रोजन के बुलबुले हटाने के लिए गोताखोरों की टंकी में, मतलब सिलेंडर में ना, गोताखोरों की टंकी में हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम गैस मिला दी जाती है, ठीक है। हाँ बेटा, इनके सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती है, तो फिर नाइट्रोजन है ना, तो ऐसे लिख दो ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हम, ये गोताखोरों के सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, इसके लिए पढ़ रहे हैं तो इसी की बात कर रहे हैं ना। नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाने की क्या जरूरत है, कहाँ कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, वो तो हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो वो है, तो इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और हीलियम होती है, ठीक है। कितने कितने परसेंट होती है बेटा, देखो थोड़ा सा याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी तो रट्टा तो आप मारोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का परमाणु भार पता है ना आपको, 14 होता है ना, तो ठीक है, कुछ नहीं बेटा, 14 से लिंक कर रहा हूँ वैसे, उसमें 14 जो 56 पॉइंट कुछ ऐसी वैल्यू आती है ना, वैसे 2 आती है, मैं बता देता हूँ, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 पे आता है ना, 16 दूनी 32.1 ये होता है ना, और बाकी हीलियम जो बचेगी ना वो 11.7, ये इतने परसेंट होती है, वो परसेंटेज के लिए बताया हूँ वैसे ना, बाकी तो रट्टा मारना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होगी 56.2%, ऑक्सीजन कितनी होगी 32.1% और हीलियम कितनी होगी 11.7%। तो लिख दो ऑक्सीजन सिलेंडर बराबर ये तीनों होती है, इनका तीनों का परसेंटेज लिख लो। नाइट्रोजन 56.2, ऑक्सीजन 32.1 और हीलियम 11.7, तीनों लिख दो ना नीचे अलग से।
कर लिया? ठीक है, तो तीसरा लिखो तो पर्वतारोही के द्वारा, बस इतना लिख देना, पर्वतारोहियों के द्वारा लिखना स्टार्ट करो। जब पर्वतारोही धरातल पर होता है तो संपूर्ण वायुमंडल के कारण दाब लगता है। संपूर्ण वायुमंडल के कारण दाब लगता है, लेकिन जैसे जैसे यह ऊंचाई पर चढ़ता है, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिससे रक्त में गैसों की विलेयता कम हो जाती है। रक्त में गैसों की विलेयता कम हो जाती है। रक्त में गैसों की विलेयता कम हो जाती है। इससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अर्थात सोचने व समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। सोचने व समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। अब बेटा ये नाम उल्टा लिख दिया अपन ने। ये जो एनोक्सिया है ना, उसको चेंज करो। ये उसमें वहाँ एनोक्सिया लिखा था ना, उसकी जगह बैंड लिखो। बैंड बीमारी तो इसको होगी, गोताखोरों को जो उसमें उल्टा गया है ना, उसको करो करेक्ट। गोताखोर वाले में जो लिखा था ना अपने एनोक्सिया, उसको तो क्या करो, बैंड। कर लिया है ना? इसमें करो कंप्लीट। हाँ, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे बैंड के नाम से जानते हैं। अरे जिसे एनोक्सिया के नाम से जानते हैं ना, इसमें एनोक्सिया लिखो, फिर गलत बोलते हैं ना। जिसे एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। बेटा देख लेना थोड़ा सा ना, इसका ध्यान रखना। गोताखोर वाले में कौन सा लिखोगे, बैंड, और इसमें कौन सा लिखोगे, एनोक्सिया, है ना? ठीक है, ध्यान रखना बेटा, वो उल्टा कर लिया था अपन ने ना। बैंड किसमें, गोताखोर वाले में, और पर्वतारोही वाले में कौन सा होगा, एनोक्सिया होगा। ठीक है, तीन ये एग्जाम्पल थे। अगर डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगी, हेनरी नियम का अनुप्रयोग समझाओ, तो तीनों बातें लिखनी है ना? ठीक है, और जो मोटी मोटी बातें इंपॉर्टेंट वो तो जरूर लिखनी है। जैसे सोडा वाटर में क्या है, केवल उच्च दाब पर CO2 भरी जाती है, इतना लिख दो भाई, टाइम कम है, या फिर कम नंबर का है क्वेश्चन। तो इसमें गोताखोरों के द्वारा सिलेंडर में हीलियम गैस ली जाती है ताकि विलेयता को कम कर सके, है ना? पर्वतारोही क्या करते हैं भाई, इनके लिए क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है,
वो विलेय कम होगा तो सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है ना। और साथ में इन बीमारियों के नाम दोनों के लिख देना। बैंड किस में लिखोगे? गोताखोर वाले में। एनोक्सिया किस में लिखोगे? पर्वतारोही में। इनका ध्यान रखना, भाई उल्टा हो गया था अपन से ना, करेक्ट कर लिया ना उसको, है ना। बैंड किस में होगा? गोताखोर में, है ना। बैंड किस में? गोताखोर वाले में। और पर्वतारोही वाले में कौन सा होगा? एनोक्सिया। ठीक, हेनरी नियम के अनुप्रयोग कंप्लीट, है ना। अब देखो राउल्ट का नियम आता है बेटा। अभी तक जो पढ़ा हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया, है ना। हेनरी के नियम का एक स्पेशल केस है राउल्ट नियम। ठीक है, हाँ भाई, अरे वाह, राउल्ट नियम, इसी को बेटा कई बार राउल नियम भी बोल देते हैं, इसी को कई बार राउले नियम भी बोल देते हैं, है ना। क्या करें? राउल्ट नियम को ही कई बार राउल या राउले, वो इसी का नाम है। मेनली जो मिलेगा आपको वो हमेशा राउल्ट के नाम से मिलेगा, पर कुछ जगह इसको राउल भी बोल देते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना वही चीज़ है ना। ठीक है, ये क्या है बेटा, है ना, एक स्पेशल केस है जो हेनरी नियम पढ़ा था ना, उसी का, हेनरी नियम से ही मिलता जुलता है, उसी का एक स्पेशल केस है ना। ठीक है, हेनरी नियम में तो क्या पढ़ा था बेटा हमने? P = KH(x), ये पढ़ा था। अब राउल्ट साहब के अकॉर्डिंग क्या बात होती है उसको समझो आप। इन साहब ने ये बताया कि जैसे मान लो ये कोई विलायक है, ठीक है, और इसमें चलो ठीक है, इसमें मैं कोई दूसरा विलेय मिला रहा हूं, दोनों को मिलाने पर एक विलयन तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, राउल नियम क्या कहता है ना कि ये विलायक है, ये अभी शुद्ध अवस्था में, इसके अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं है ना। तो इसका वाष्प दाब देखो कितना है, इसका वाष्प दाब देखो कितना आ रहा है भाई, जब मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध अवस्था में, है ना। शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना है? शुद्ध का मतलब केवल विलायक विलायक है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया हमने, अकेला विलायक है, इसका वाष्प दाब निकाला हमने। तो जैसे विलायक को मैं A से लिखूंगा, विलेय को मैं B से लिख रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे नॉर्मली, है ना। ठीक है, तो इसके लिए देखो वाष्प दाब को आपको पता है P से लिखा जाता है, प्रेशर, है ना, P से लिखेंगे। A के लिए लिख रहा हूँ तो A लिख दूंगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लेकिन जब अकेला होता है ना, उसको बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध वाष्प दाब। और उसके लिए इसके ऊपर बेटा नोट लगा देते हैं ऊपर, मतलब ये लिखा हुआ मिले नोट, इसका मतलब क्या है? वो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। तो हमने कह दिया विलायक A अकेला था, शुद्ध अवस्था में था, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? PA नोट। ऐसे बताओ विलेय जब शुद्ध अवस्था में होगा तब इसका वाष्प दाब क्या आएगा? PB नोट। पहले इसको बोल लिया करो ना, PA नोट PB नोट, क्लियर हुआ है ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इन दोनों के वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में थे, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो विलयन बन गया। अब आपको पता है इसमें तो A भी पड़ा हुआ है, इसमें तो B भी पड़ा हुआ है, सही है ना, है ना। तो अब ये शुद्ध अवस्था में है क्या? अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है। इसका मतलब इनके वाष्प दाब को अब ऐसे लिखूंगा मैं कि A का जो वाष्प दाब होगा उसको तो लिखूंगा मैं PA, क्योंकि अब शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए ऊपर का नोट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए जो वाष्प दाब आएगा उसको क्या लिखूंगा? PB, ठीक है। पहले तो बताओ ये जो चार लिखे हैं, चारों समझ में आ गए ना, इनका मतलब क्या क्या है। PA नोट लिखा हुआ है मतलब A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, PB नोट लिखा है मतलब B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, PA लिखा हुआ है मतलब A का वाष्प दाब, पर किसमें? विलयन में, शुद्ध अवस्था में नहीं है, वो विलयन के अंदर भरा हुआ है, मतलब उसके साथ दूसरा मिक्स है ना। तो विलयन में A का वाष्प दाब, इसको क्या बोलेंगे? विलयन के अंदर B का वाष्प दाब, वो शुद्ध अवस्था में थे, वो विलयन के अंदर है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई क्या, है ना। राउल्ट साहब इतना बताते हैं कि देखो इसके अंदर क्या होगा ना, ये A और B दोनों अवयव है, तो A के भी कुछ मोल आएंगे भाई, A के भी कुछ मोल निकल के आएंगे,
भाई इसके अंदर जितना भी भरा हुआ है बेटा ए के मोल देखो कितने आ रहे हैं, मान लेता हूँ मैं Na मोल होंगे, इस बी के भी कुछ मोल होंगे, मान लेता हूँ Nb मोल होंगे। जब इनके मोल पता है तो इनके मोल फ्रैक्शन भी निकल के आएंगे। मोल फ्रैक्शन मतलब समझ गए क्या आप, XA है ना, और ऐसे क्या निकलेगा XB। XA और XB निकालना आपको पता है, पहले ही पढ़ा दिया हमने, Na में Na प्लस Nb, सही है ना। जिस अवयव के लिए मोल अंश मोल भिन्न मोल प्रभाज्य निकालना चाहते हो उसके मोल डिवाइड में टोटल मोल। ऐसे ही XB निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, NB अपॉन Na प्लस Nb, ये मोल भिन्न निकल गए दोनों के। बात समझ में आई क्या, XA भी निकल गया, XB भी निकल गया। भाई A और B जो दो अवयव है ना इसमें, उन दोनों के मोल भिन्न निकल जाएंगे। मोल पता है तो, मोल नहीं पता डायरेक्ट मोल भिन्न दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए यहाँ तक, है ना। तो ये साहब क्या बताते हैं कि इनके द्वारा जो वाष्प दाब होता है ना Pa, किसका, किसी भी विलयन के अंदर किसी एक अवयव का जो वाष्प दाब होगा यानी Pa, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है उसी अवयव के मोल अंश के। मतलब Pa समानुपाती किसके होगा, XA के। किसी विलयन में किसी एक अवयव का वाष्प दाब उस विलयन में उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होगा। सीधी बात यह है कि वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है। समझ गए क्या, है ना। यही तो किसने बोला था, है ना, इससे पहले हेनरी पढ़ा था। हेनरी में क्या पढ़ा था, P समानुपाती X, यही तो लिखा था हमने, है ना। फिर क्या लिखा था हेनरी में, P बराबर KHX, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें क्या था ना बेटा, A और B का कोई झंझट नहीं था, वो एक ही गैस के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, या विलयन पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में एक तो अंतर समझ में आया आपको। दूसरा आप सुनना, जैसे Pa के लिए तो मैंने समानुपाती होगा XA, सिमिलर B के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, PB, यानी B का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, XB के। सही है। जब यहाँ समानुपाती हटाते तो एक नियतांक आएगा, पर हेनरी नियतांक नहीं आता। इन साहब के हिसाब से जो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं ना बेटा, वो लगाते हैं उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब आता है वो लगाते हैं। मतलब A के लिए निकाल रहे हो आप, तो A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना था, Pa नोट, तो वो लिखेंगे यहाँ, ये आता है इसमें। सिमिलर यहाँ निकालोगे तो PB कैसे निकाल के आएंगे, PB नोट XB, यही है राउल्ट का नियम। समझ में आई बात। क्या कहा इन्होंने कि किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाओगे, बराबर लगाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा ना यहाँ, वो उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो आएगा। ठीक है। मतलब अगर इसको डायरेक्टली लिखूं मैं, A और B ना लिखाऊं तो ऐसे सीधा बताऊं तो P समानुपाती X तो होता है, और जब मैं समानुपाती हटाऊंगा तो P नोट आएगा, मतलब उसके इसी अवयव का शुद्ध अवस्था में। बिना A B के समझ गए, वही बात है ना। तो अब यहाँ जो इस पूरे विलयन का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा बेटा, पूरे विलयन का वाष्प दाब P बराबर क्या होगा, एक तो A का वाष्प दाब होगा, एक B का वाष्प दाब होगा, यानी Pa प्लस PB। Pa का मान कैसे निकाला आपने, पता चल गया, Pa नोट XA। Pa का मान कैसे निकाला, Pa नोट XA। और PB का मान कैसे निकालेंगे, PB, ये रहा PB, PB नोट XB, ऐसे निकल जाएगा टोटल वाष्प दाब। क्या ये बात समझ में आई क्या। तो राउल्ट नियम ने यही बताया बेटा कि किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट क्या लगेगा, उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो आएगा। क्लियर हुई बात, है ना। अब जितने अवयव हो सबके वाष्प दाब अलग अलग निकाल लो राउल्ट के नियम के हिसाब से, और सबको जोड़ दो, पूरे विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, हेडिंग तो डाल ही लिया आपने, लिखो बेटा। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में नियत ताप पर
किसी अवयव का आंशिक वास्तु दाब नियत ताप पर किसी अवयव का आंशिक वास्तु दाब उसी अवयव के शुद्ध अवस्था में वास्तु दाब उसी अवयव के शुद्ध अवस्था में वास्तु दाब तथा उसी अवयव के विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल के समान गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। उसी अवयव के विलयन में मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब समझ गए होंगे बेटा मैंने क्या कहा है। सीधा सीधा ये कहा है जिस अवयव के लिए निकालना चाह रहे हो ना आप आंशिक, देखो पूरा निकलेगा वो तो कुल वास्तु दाब आएगा। किसी एक का निकालते तो उसको आंशिक बोलते, मैंने कल की क्लास में बताया। अब मैं केवल ए का निकाल रहा हूँ तो ए का आंशिक वास्तु दाब, ये हो गया बी का आंशिक वास्तु दाब और ये हो जाएगा कुल वास्तु दाब। ठीक है, अब सुनो इधर क्या कहा है बेटा, परिभाषा क्या लिखी है आपने, जिस अवयव का वास्तु दाब आंशिक वास्तु दाब निकाल रहे हो ना आप, भाई इसको मैं क्या लिखूंगा, ए का आंशिक वास्तु दाब, ए का आंशिक वास्तु दाब। ठीक है, अच्छा तो ये क्या होगा, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स है, यानी उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में जो वास्तु दाब है वो गुणा विलयन में उसके मूल अंश है वो, इन दोनों का क्या है गुणनफल, वो ही क्या निकल के आता है राउल्ट के नियम के वास्तु दाब निकल के आएगा। समझ गए ना। अरे इन दोनों का गुणा कर दूंगा, मतलब सीधा सीधा शुद्ध अवस्था में वास्तु दाब देखो उसका मूल अंश देख लो, दोनों का गुणा कर दो वही निकल के आएगा वास्तु दाब। ठीक है, अच्छा ना, ये एक काम करो बेटा ना, अच्छा ये फॉर्मूले वापस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बात जानते हो आप, है ना। बस इतना सा बताना चाहूँगा यहाँ, इससे तो हम निकाल लेंगे एक्स है और इससे क्या निकाल लेंगे एक्स भी। समझ गए ना। तो आप पहले तो ये डायग्राम बना लो, यहाँ से ये वाला, है ना। अच्छा एक मिनट सुन लेना बेटा, इसको बनाने के बाद क्या करना है आपको, देखो ना, पहले तो लिखोगे ए के लिए तो लिख देना पी ए समानुपाती एक्स और ये लिख देना, फिर लिखना बी के लिए लिख लोगे ना तो पी बी समानुपाती एक्स भी और ये लिख देना, फिर लिख देना कुल विलयन का वास्तु दाब पी बराबर पी ए प्लस पी बी होगा, जिसमें इनके मान लिखेंगे तो ये हो गया। यहाँ तक लिख लोगे ना। ठीक है, ठीक बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, इसको लिख लेना लास्ट तक, है ना।